लेट्स हिट द रिकॉर्ड बटन। ओके, देखो यार, इसके अंदर तुम लोगों ने करना ये है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो अपने माइंड में सबसे पहले रखो, समझ अगर नहीं भी आ रही ना, अपने माइंड में रखो कि हाउ कैन आई कैटेगराइज दिस क्वेश्चन, जैसे आसिल ने किया है कि ये थ्योरी का पेपर जो है ना, देने की सबसे बड़ी जो टेक्निक होती है ना, वो होती है इम्प्रेसिंग द एग्जामिनर। ठीक है, तुम लोग का पेपर जाएगा वहां पे, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तुम लोग पहले थोड़ा सा ना समझ लो, तुम लोग का पेपर का फेट होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 एक बंदे को जाएंगे, 4 5 6 एक बंदे के पास जाएगा, 7 8 9 एक बंदे के पास जाएगा, 10 11 12 एक बंदे के पास, और 13 14 15 एक अलग बंदे के पास। सो 5 डिफरेंट बंदों के पास आपका पेपर जाएगा। ठीक है, जो बंदा आपका 1 2 3 पढ़ेगा ना, वो कभी भी आपके कोई और क्वेश्चन नहीं पढ़ सकता। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जिस बंदे के पास है ना, तो अब आपने ना, अब आपकी और उसकी एक किस्म की मीटिंग है इन 3 सवालों के अंदर। ठीक है, हाउ कैन यू इम्प्रेस दैट एग्जामिनर। उसके लिए टेक्निक ये है कि अगर आपने उसको बहुत मेहनत करवाई, तो वो आपको नंबर कम देंगे एग्जामिनर, 100%। ठीक है, जैसे असद का आंसर वाज राइट कि सर मैं डेकाड्रॉन देंगे, सर्जिकल मैनिपुलेशन कम करेंगे, आंसर वाज राइट, लेकिन इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी एग्जामिनर को। सो देयर इज अ चांस कि वो आपको फुल नंबर भी दे दे, खुद मेहनत करके पढ़ ले सारा, लेकिन देयर इज ऑल्सो अ बिग चांस कि वो उसने अभी 10 लगातार पेपर पढ़े होंगे हेडिंग्स के साथ, और वो एकदम से एक बच्चे का पेपर आएगा जिसने सेम पेन के साथ ऐसे ना एक पैराग्राफ की तरह लिख दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली जल्दी पढ़ेगा और फिर तब चढ़ेगी, और वो 3 नहीं देगा, वो 2 देगा या 2.5 दे देगा नंबर। ठीक है, आई एम श्योर। तो ऑलवेज गो फॉर हेडिंग्स। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स। तो इसको ना लिखने की बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसे कि बता रहा है आसिल कि वी कैन डू थिंग्स प्री ऑपरेटिवली, पर ऑपरेटिवली एंड पोस्ट ऑपरेटिवली। ठीक है, इसके अंदर भी तुम लोग फर्दर इस तरीके से कर सकते हो कि प्री ऑपरेटिवली व्हाट यू कैन डू इज के फार्माकोलॉजिकल मीन्स के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं प्री ऑपरेटिवली। पर ऑपरेटिवली यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, पोस्ट ऑपरेटिवली यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे ज्यादा रोल जो है ना एडीमा और स्वेलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एडीमा और स्वेलिंग है ना, दैट इज गुड फॉर द बॉडी आफ्टर सर्जरी। क्यों बोला? इट्स द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, जब भी कोई ट्रॉमा होगा या सर्जरी होगी, देयर इज गोइंग टू बी एडीमा और स्वेलिंग। तो इससे इससे बहुत ज्यादा घबराना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई एडीमा है तो जो है ना वो बुरी चीज है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा तो बॉडी की हीलिंग होगी ना। हाँ, एक्सेस एडीमा और स्वेलिंग जो है ना, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे आसिल बता रहा था कि सर हम, अच्छा, प्री ऑपरेटिवली देयर इज अ रोल ऑफ गुड ट्रीटमेंट प्लानिंग। ठीक है, अगर आपकी ट्रीटमेंट प्लानिंग अच्छी है, सर्जिकल रिमूवल आप करने लगे ना विजडम टूथ की, इफ यू हैव गुड ट्रीटमेंट प्लानिंग, फॉर एग्जांपल आप लोगों का प्लान ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉज टू मच ट्रॉमा, एंड आई एम गोइंग टू प्लान this flap, and I'm going to plan this much bone removal, और सिस्टमेटिकली आपने सारा प्लान किया हुआ है, प्री ऑपरेटिव प्लान अगर आपका अच्छा है तो एडीमा भी बाद में कम होने वाला है। लेट्स से आपने प्लान किया है छोटा सा कोई फ्लैप, ठीक है, छोटा सा फ्लैप डिजाइन किया है, और आप उसकी वजह से अब आपको नजर नहीं आ रहा ड्यूरिंग द सर्जरी, एक हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन है, फिर आपको बहुत पुल और पुश करना पड़ रहा है, अपने असिस्टेंट से भी लड़ाई करनी पड़ रही है, और फिर धक्के चल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी मोर एडीमा लेटर ऑन, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लैप खींच रहे हो, बहुत ज्यादा लिप्स को खींच रहे हो। प्री ऑपरेटिवली व्हाट यू कैन डू इज, आप लिप्स, आप पेशेंट को स्टेरॉइड्स दे सकते हो, पेशेंट को, देयर इज अ रोल ऑफ प्री ऑपरेटिव स्टेरॉइड्स एज वेल। ठीक है, देयर इज अ रोल ऑफ प्री ऑपरेटिव NSAIDs एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट रोल ये है कि व्हाट यू कैन डू इज, आप पेशेंट के लिप के ऊपर लगा सकते हो, जैसे कोई हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम, जैसे जैसे पोलीफैक्स है, पोलीफैक्स में हाइड्रोकोर्टिसोन होता है ना, तो दैट इज गोइंग टू, प्री ऑपरेटिवली लगा दो आप लिप्स पे, तो वो लिप्स पे अब्जॉर्ब होगी, लिप्स की खींचातानी होगी, लिप की स्वेलिंग वगैरह कम होगी। ठीक है, ये प्री ऑपरेटिव का काम हो गया। अच्छा, पर ऑपरेटिवली यू कैन, व्हाट यू कैन डू, यू कैन फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी। ठीक है, गुड लाइटिंग, गुड असिस्टेंस, मेकिंग श्योर
गुड एक्सेस होनी चाहिए आपके पास, बहुत ट्रॉमेटाइजिंग सर्जरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गुड इरिगेशन व्हाइल यू आर डूइंग बोन रिमूवल। अच्छा, अब आई इफ आई वर यू, और अगर टाइम है तो जैसे जो की पॉइंट्स है ना वो डिफरेंट कलर ऑफ इंक से अगर तुम लोग लिख सकते हो ना, या मार्कर से लिख सकते हो, दैट लीव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट। तुम लोग वहां पे कभी यार, आप लोग फ्यूचर में इंशाल्लाह पेपर चेक करोगे, तो जब मैंने पेपर चेक किए ना, देन आई रियलाइज्ड कि यार मैं अपने बीडीएस में बहुत ज्यादा नंबर ले सकता था अगर मुझे पता होता था कि पेपर्स ऐसे चेक होते हैं। एक सवाल के ऊपर 1 या 1.5 मिनट से ज्यादा कोई स्पेंड नहीं करता, ठीक है। नो वन इज गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स के। आप सोचो पूरे पंजाब के पेपर्स हैं, इतने सारे बच्चे हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा होगा, आप इमेजिन करो, ठीक है। वहां पे ऐसा कोई सीन नहीं होता कि एग्जामिनर जो है ना साथ बैठे चाय पी रहे हैं और गपशप मार रहे हैं, साथ साथ पेपर चेक कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। वहां पे हर बंदा अकेला बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो तपा हुआ है, पहली तपा हुआ है वो, ठीक है। एक से बढ़ के एक जवाब बुरे आ रहे हैं उसके अंदर, अगर आप लोग उसको दोगे ना पैराग्राफ्स और को गंद मारोगे बीच में, तो और गुस्सा आएगा उसको, और वो आपके अगले सवालों पे इफेक्ट आएगा उस चीज का, ठीक है। सो की पॉइंट्स को अगर आप लोग डिफरेंट इंक से लिख सकते हो, जैसे गुड इरिगेशन या एम्पल इरिगेशन या ऑप्टिमल इरिगेशन, अगर आप लिख दोगे ना, मैं ब्लू से लिख रहे हो एकदम से ये वाली लाइन आई, यू कैन राइट दिस अंडर, यू कैन राइट दिस विद अ डिफरेंट इंक, और यू कैन अंडरलाइन दैट कीवर्ड। मैं लेक्चर ले रहा हूँ, सर को बता दें लेक्चर हो रहा है। सर सुहेल था। हाँ, तो अगर आप उसको अंडरलाइन कर दोगे या डिफरेंट इंक से लिख दोगे ना, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। एग्जामिनर को हलवा मिल गया खाने, जल्दी से पड़ेगा। अच्छा, गुड इरिगेशन, अच्छा एक्सेस, और गुड एक्सेस है, गुड असिस्टेंस है, एट्रोमेटिक सर्जरी है, ठीक है। अच्छा, और पोस्ट ऑपरेटिवली आप क्या कर सकते हैं, कोल्ड पैक्स, स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स आप लिख सकते हो, आईवी भी दिए जा सकते हैं, ओरल भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। एंड NSAIDs आप दे सकते हो पेशेंट को। इसके अलावा यू कैन आस्क द पेशेंट टू कीप देयर हेड साइड अप वाइल, जब आप घर जाएं तो बहुत ज़्यादा लेटना नहीं है। कीप द पेशेंट इन अपराइट पोजीशन। ये हम ना जीए की सर्जरी करने के बाद भी नर्स को बताते हैं, मेक श्योर पेशेंट का हेड साइड या 30 डिग्री अप रख के पेशेंट को रखें, बिकॉज जैसे लेटेगा तो क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसका इंक्रीज कर देगा, फ्लूइड अक्यूमुलेट करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। यस। असद एंड किरत, वेल डन, आप दोनों जाग रहे हैं। जैसे ही पेशेंट लेटेगा ना, तो हेड एंड नेक की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी एंड दैट इज गोइंग टू कॉज एक्सेस एडीमा, और फिर और स्वेलिंग होगी। तो पेशेंट आपको यही बताएंगे, सर स्वेलिंग नहीं होती, सुबह उठता हूँ ना तो मुंह सूजा होता है मेरा, इसीलिए क्योंकि हेड साइड अप नहीं होती। तो ये आप लोगों का ये अब, अच्छा मैं नो, हाँ नहीं, वो ड्रेनेज का रोल नहीं है, मैंने बताया एडीमा इज गुड फॉर यू, एडीमा एंड स्वेलिंग इज गुड फॉर यू बिकॉज वो आपकी हेल्प कर रहा है, वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है बॉडी का, वो रिपेयर करने के लिए आया है। एक्सेस इज बैड, एक्सेस है तो बस यू मैनेज इट विद ड्रग्स, कोल्ड पैक्स, इस तरह, ठीक है। अच्छा, मैं ना आप लोगों में से कोई बच्चा था जिसको मैं पिछले दिनों बता रहा था कि आप लोगों का जो की है ना, अब इस ध्यान से सुन ले सारे बच्चे, आप लोगों की है पेपर की, जो डिसाइड ये करेगी ना कि किस बच्चे ने डिस्टिंक्शन लेनी है और किस बच्चे ने पास होना है। जो मेन रोल है ना, वो उन सवालों का है जो सबसे इजी सवाल है, ठीक है। जो मुश्किल सवाल आ जाएगा ना, जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे जैसे आई डोंट नो, ये क्वेश्चन नंबर लेट्स से क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफिकल्ट था, बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा था कि ये लंग मेटास्टेसिस थी पेशेंट के अंदर, ठीक है। हिस्टोपैथी पहले शेडेड कोलमनर सेल्स एट बेसल लेयर एंड शोड रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी सुन के तुम लोग को याद आ गया होगा एकदम से कि ओके ये क्या चीज है, बट कुछ लोगों को ये मुश्किल लगा था। अब ये सवाल ना लेट्स से 50% क्लास को नहीं आता ना, तो दिस इज नॉट गोइंग टू डिसाइड वेदर यू पास और फेल। द क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू डिसाइड यू पास और फेल आर द इजियर वंस, ये वाला। इसके अंदर किसी बच्चे ने अगर
3 में से 1.5 ले लिया या 2 ले लिए, उसको जवाब आता भी था, उसके बाद उसने 1.5 या 2 ले लिए, तो इसके अंदर तो वैसे ही कुछ ना कुछ लिखा के, तो एक किसी से पूछ लिया डायग्नोसिस, दूर से किसी ने आवाज मार दी, ठीक है, और आपने जवाब लिख दिया इसके अंदर, तो 1 नंबर तो इसमें आ ही जाना है। इसके अंदर आपने जो, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा मुश्किल और इजी सवाल में। की बात ये है, मैं ना सप्ली का पेपर चेक कर रहा था, तो मेरे पास बहुत आसान सवाल आए हुए थे, ठीक है, तो मेरे पास 9 मार्क्स थे उस पेपर में, तो मेरे पास 90% बच्चों के ना मैंने 9 दिए थे उनको, 3 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 3, क्योंकि आसान सवाल थे और वो अच्छे अटेम्प्ट हुए हुए थे। सही है। जब मैं प्रॉफ का पेपर चेक कर रहा था ना, तो उसमें मेरे पास 2 इजी क्वेश्चंस थे और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। डिफिकल्ट क्वेश्चन में सब बच्चों का था 1, 1.5, 1, 1.5, सबका इतना ही था, लेकिन जो 2 इजी क्वेश्चंस थे ना, उसके अंदर वो बच्चे फेल हो रहे थे जिनका उसमें 1, 1.5 था इजी क्वेश्चंस में। इजी क्वेश्चन में सबके 3, 3, 3 आ रहे थे, बीच में एक बच्चा आता था जिसने सवाल ही इतना गंदा अटेम्प्ट, आता होता था जवाब लेकिन बुरा अटेम्प्ट किया हुआ था। सो अटेम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। 22-year-old healthy patient presents to oral surgery department with cheek bite due to over erupted upper last molar, ipsilateral, ipsilateral का मतलब होता है सेम साइड, lower wisdom tooth is partially erupted and distoangular in direction with mild pericoronitis. Write down treatment plan to manage these problems. Okay, अब देखो इसके अंदर जब इस सवाल की स्टेटमेंट तुम लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़नी है। ये लिखा हुआ है ना 22-year-old healthy patient, इसका मतलब ये हुआ कि this patient is not diabetic, this patient is not hypertensive, he's a young patient, he can undergo the surgical procedure। इसमें आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है कि पेशेंट का मेडिकल कंडीशंस कंट्रोल करेंगे ये वो, जस्ट मूव ऑन। इसके अंदर पेशेंट हेल्दी है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि देयर इज एन इंडिकेशन of removal of both teeth, lower B और upper B, so you can do that in the same appointment. अब write down treatment plan to manage these problems, ठीक है। अब रुक जाओ, अब हुजैफा जो है ना वो ये बताएगा। हुजैफा भाई आप हमें ये बता दें कि ट्रीटमेंट प्लान क्या लिखेंगे, इन इसकी की क्या होगी ये बताओ। सर इसमें हम 2 हेडिंग्स बना सकते हैं। पहले हम सर पेरिकोरोनाइटिस माइल्ड जगह उसको ट्रीट करने के बताएंगे कि उसको किस तरह ट्रीट करेंगे, और उसके बाद मतलब उसकी जो गाइडलाइंस हैं पहले बताएंगे कि अगर पेशेंट को हम मतलब फर्स्ट टाइम में किस तरह ट्रीट करेंगे, अगर उसके बाद रिकरेंस होगी तो फिर हम क्या करेंगे। इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, क्या करेंगे बताओ। सर माइल्ड पेरिकोरोनाइटिस है तो पेशेंट को सर इसमें सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इसके एंटीबायोटिक फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं। उसमें सर हम एंटीबायोटिक्स का बता देंगे, इरिगेशन का बता देंगे, पेशेंट को क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश वो कर देंगे। अगर सर उसके बाद अगर पेशेंट सही नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा हम उसमें सर वो कर सकते हैं, उसके अपर कोलेक्टमी कर सकते हैं। अगर सर फिर रिकरेंस हो गया तो नेक्स्ट स्टेप जो आखिर में हम ये बताएंगे कि हम इसकी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं इन्फेक्शन की। ठीक है, हाँ नहीं ये तो ठीक है हुजैफा, तुम बातें देखो, तुम वही करो। सवाल है, तुम्हें पूरा आता है बट तुमने हेडिंग्स बना के प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया। थ्योरी का क्वेश्चन है, इस तरीके से बताओ मुझे कि ठक 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 कैसे। तुम शायद तुम बताने में मुश्किल हो रही, लिखना हो तो शायद तुम लिख लोगे। तो अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। सो यू कैन राइट हुजैफा, यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। तुम लिख दोगे ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है, उसमें आप सबसे पहले लिखोगे तो यू कैन राइट इनिशियल मैनेजमेंट एंड देन यू कैन राइट डेफिनेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। इनिशियल मैनेजमेंट, हाँ इनिशियल मैनेजमेंट के अंदर यू कैन राइट वी कैन डू वी कैन डू इनेमलोप्लास्टी ऑफ द अपर विजडम टूथ ताकि वो चीक बाइट ना करे, ठीक है। एंड वी कैन डू वी कैन गिव antibiotic and analgesic support to the patient for the pericoronitis of the lower tooth, ठीक है। मैं सही जा रहा हूँ, इनिशियल में सही जा रहा हूँ, आप लोग बताएं मैं सही जा रहा हूँ भी तो कोई इसको इम्प्रूव कर सकता है? मेरे ख्याल से एक इम्प्रूवमेंट अभी भी हो सकती है। सर ये इनिशियल में मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल इंटरवेंशन
फिर पहले मेडिकल होगी फिर सर्जिकल होगी। मेडिकल में हम लोग पहले पेरिटोनिटिस को फिर ट्रीट सर्जिकल में करेंगे। हम अपोक्लेक्टमी लिखेंगे। सर ट्रीट सर्जिकली सपोर्ट मेडिकल। हाँ माइल्ड है तो माइल्ड में तो सिंपल इरिगेशन और उसका माइल्ड में पहले इरिगेशन करेंगे, फिर उसके irrigation बाद और- पहले सर्जरी ये नहीं करेंगे। नहीं, पेरिटोनिटिस अगर हम अपर लोग यही करेंगे कलेक्टमी कि जो है वो प्राइमरी एक सेकेंडरी और डेफिनेटिव टर्शियरी ट्रीटमेंट नहीं है मैनेजमेंट। इसका। उसमें प्राइमरी में जो है वो क्या नाम है, और माउथ वॉश के थ्रू रिंसेस, और क्या नाम लेते हैं ये सॉल्ट वाटर के थ्रू रिंसेस वगैरह ये आएगा। सेकेंडरी में फिर जो है वो एनाल्जेसिक्स और पेन कंट्रोल के लिए आएगा, और टर्शियरी में पेशेंट सर्जिकल मैनेजमेंट और फ्लैप है। पेशेंट फर्स्ट विजिट के साथ, फर्स्ट विजिट है उसका पेरिटोनिटिस के लिए, तो फर्स्ट में और माइल्ड भी उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है, तो हम सिर्फ उसमें वो करेंगे इरिगेशन और सिरिंज लेके नॉर्मल लेकिन सलाइन वो माइल्ड से अगर ज्यादा होता तो फिर उसमें ये irrigate सर्जिकल करते मैनेजमेंट, हैं। एंटीबायोटिक कोर्स, या अगर फीवर वगैरह होता तो फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें तो उसने लिख दिया हुआ माइल्ड है। लेकिन सॉफ्ट टिश्यू डिब्राइडमेंट जो है वो फिर भी होगी। That's it. सर हम कॉज देखेंगे पहले के जो अपर्कलम बना हुआ है वो इम्पिंजमेंट ऑफ थर्ड अपर मोलर की वजह से है, जो अपोजिंग मोलर है, या तो उसी जो की है वजह वो से फूड जो है इन्फेक्शन जहाँ उस पॉकेट में हो रही है उस वजह से। तो अगर इम्पिंजमेंट की वजह से है तो हम जो है वो पहले थर्ड मोलर रिमूव करेंगे, उसकी वजह से जो है वो जो अपोजिंग थर्ड मोलर होगा वो रिमूव करके तो उसकी इन्फेक्शन जो है वो कम होगी, और फिर जो है वो जो डिफेक्टेड टूथ है वो हम रिमूव कर देंगे। चल, लेकिन हम इन्फेक्शन में तो सर्जरी नहीं परफॉर्म करेंगे एक्सट्रैक्शन की, हम पहले इन्फेक्शन तो पेरिटोनिटिस ट्रीट करेंगे। रिजॉल्व करने के बाद एक्सट्रैक्शन करेंगे। पहले हम एंटीबायोटिक्स देंगे फॉर 5 डेज, उसके बाद फिर उसका जब ये पेरिटोनिटिस नॉर्मल हो जाएगा फिर हम एक्सट्रैक्शन करेंगे उसकी। ओके, मैंने आप सब लोग की ओपिनियन सुन ली है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ बच्चे हैं जो ठीक बता रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 1000 ways to skin a rabbit, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है ना उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना इसकी की मैंने इसलिए बताया था, सवाल आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। ये जो पेशेंट है ना 22 ईयर ओल्ड पेशेंट का मतलब है कि उसका जो थर्ड मोलर है ना वो इस टाइम पे इरप्ट कर रहा है ना, पार्शली इरप्टेड है, इसका मतलब है कि वो इरप्ट कर रहा है। मे बी इट विल इरप्ट, मे बी इट वोंट, वी डोंट नो येट, ठीक है। सो इसके अंदर ना डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है कि इन्फेक्शन में वी नेवर डू सर्जरी, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, इट्स एन ओल्ड इन्फेक्शन। पहले हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके बाद मेडिकली सपोर्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन, यस अक्सा, यू इन्फेक्शन के अंदर सर्जरी जरूर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके अंदर पहले कहा जाता था कि आप लोकल इफेक्टिव नहीं होता, बट लोकल इन्फिल्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं होती, यू कैन गिव हायर लेवल पे जाके ब्लॉक्स, वो इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर लिखा होता है कि जी यू कैन सीड इन्फेक्शन इनटू डीपर स्पेसेस। अगर आप इन्फिल्ट्रेशन दें, आप इन्फिल्ट्रेशन तो दे ही नहीं रहे, यू डूइंग ब्लॉक्स। लेट्स से विजडम टूथ है, उसमें लॉन्ग बकल नर्व इन्फिल्ट्रेशन दो ही ना, यू कैन जस्ट गिव अ गाओ गेट्स जिसमें मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक होता है, उसके अंदर लॉन्ग बकल भी हो जाएगी, इंफीरियर एल्वेलर भी हो जाएगी, लिंगुअल भी हो जाएगी, ठीक है। सो पहली बात ये कि सर्जरी अगर करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इन्फेक्शन इज नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर सर्जरी, इनफैक्ट इट्स एन इंडिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नाउ देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। आप लोग एक कॉन्सेप्ट बस विजडम टूथ के लिए अपने माइंड के साथ बांध लें, एंड दोज आर कॉल्ड द नाइस गाइडलाइंस, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सेलेंस, नाइस गाइडलाइंस, ये यूके की गाइडलाइंस है, ठीक है। एंड दे स्टेट कि यू डिस्कस द प्रॉब्लम विद द पेशेंट, कि there are two treatments of this problem, one is medical, one is surgical. We can try the medical treatment 3 times, but if there is a third episode we will go for surgery, ठीक है। तो लेकिन ये पेशेंट से डिस्कस करना है। आप लोग ना
एवरी सर्जन हैज हिज और हर ओन प्रेफरेंसेस, लेकिन तुम लोगों ने एग्जाम में जवाब क्या लिखना है, सम गाइडलाइन, ठीक है। तुम लोग का आइडिया हो सकता है ना कि तुम लोग सोच सकते हो कि यार दांत निकलवाने से बेहतर नहीं इरिगेशन से काम चल जाए, लेकिन लेकिन इस तरह होगा नहीं, तुम लोग को चलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू एविडेंस, अकॉर्डिंग टू द बुक। जवाब वो देना है जो की में लिखा हुआ है, तुम लोग अपनी ओपिनियंस नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब ट्रीटमेंट प्लान में जब भी कोई क्वेश्चन आए, देखो पहले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, पहले क्वेश्चन में हमने सीखा है कि मेक श्योर यू मेक हेडिंग्स, प्री ऑपरेटिव, पर ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव। उसके अंदर भी हेडिंग्स को बना लो तो मजा आ जाए, उसके अंदर भी जिस तरह हासिल कह रहा है फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, वो भी कर सकते हो, बहुत जबरदस्त है। मतलब हेडिंग के अंदर हेडिंग अगर हो जाए तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा, बट इफ यू कैन नॉट डू इट, इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो मेन सीखने वाली बात है ना, वो ये है कि व्हेनेवर यू सी द वर्ड्स ट्रीटमेंट प्लान, ये दो वर्ड्स जब कहीं पर भी देख लो ना, ऑलवेज स्टार्ट बाय राइटिंग डिटेल्ड हिस्ट्री, डिटेल्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एक्स्ट्राओरल एंड इंट्राओरल। अब इसके अंदर ना, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि तुम लोग एक्स्ट्राओरल में लिखो कि मतलब सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी है या नहीं, फीवर है या नहीं, माउथ ओपनिंग कैसी है, इस तरह की बातें लिखने की जरूरत नहीं है, डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ दिस इज़ वेरी हार्ड टू डू कि डिसाइडिंग यार कहाँ मैंने डिटेल में जाना है, कहाँ मैंने डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। इसका ना आइडिया तुम लोगों को अपने IQ से लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर फर्दर हमने कहाँ तक जाना है, 9 मिनट का क्वेश्चन, और हमने पता कहाँ तक जाना है, हमने जाना है अप टिल सर्जिकल रिमूवल तक जाना है। तो अगर वहां तक जाना है तो स्टार्ट में बहुत टाइम वेस्ट ना करो कि मैं सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट राइट डिटेल्ड हिस्ट्री, डिटेल्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एक्स्ट्रा ओरल, इंट्रा ओरल, डिटेल। उसके बाद आपने ना लिख देना है रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। तुम लोगों ने रेडियोग्राफ तो किया ही नहीं, ओपीजी के नंबर थे इसमें, 0.5 नंबर था इसमें ओपीजी का, तुम लोगों ने ओपीजी किया ही नहीं, तुम लोगों ने नर्व की पोजीशन देखी नहीं। सो इनिशियल मैनेजमेंट, डेफिनेटिव मैनेजमेंट आएगी व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट, अभी ट्रीटमेंट प्लान की बात हो रही है, ठीक है। सो ट्रीटमेंट प्लान इज हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, लैब इन्वेस्टिगेशंस इफ एनी, देन मेकिंग अ ट्रीटमेंट प्लान। जब तुम लोग लिखोगे ना मैनेजमेंट प्लान, ट्रीटमेंट प्लान के अंदर एक हेडिंग आएगी, फिर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर तुम लोग लिखोगे अकॉर्डिंग टू द NICE गाइडलाइंस, mild pericoronitis episodes can be treated medically with antibiotic cover, irrigation, और जो भी तुम लोग को मजा आ रहा है करने में, सिवाय operculectomy के। operculectomy is a procedure that is becoming obsolete now, ठीक है। इसके अंदर कुछ issues हैं operculectomy के। once you do operculectomy the problem recurs, ठीक है। operculectomy is reserved for very few cases जिसके अंदर बहुत माइल्ड सा फ्लैप हो, दांत रेडियोग्राफ में नजर आ रहा हो पूरा इरप्ट हो चुका है, थोड़ा सा रह गया, यू कैन डू operculectomy वंस, बट operculectomy फॉर माइल्ड इरिगेशन, फॉर माइल्ड पेरिकोर्नाइटिस इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट प्लान के अंदर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में यू कैन राइट पेरिएपिकल एक्सरे एंड देन यू कैन राइट OPG एंड देन यू विल राइट CBCT, ऑलवेज राइट CBCT बिकॉज CBCT के साथ तुम लोगों ने नर्व का रिलेशनशिप देखना है, यू डोंट नो येट, नर्व करीब है, नर्व हो सकता है थ्रू द टूथ पास कर रही हो, सो राइट CBCT, ओके। देन यू विल राइट नेक्स्ट स्टेप तुम लिखोगे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर यू विल राइट इनिशियल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द NICE गाइडलाइंस अप टिल 3 episodes of up to 3 episodes of pericoronitis can be managed with antibiotic and irrigation conservative therapy, but if there is a fourth episode, if there is a fourth episode, discussion with the patient is done for surgical removal of both wisdom teeth under local anesthesia because the patient is healthy, he can undergo the procedure, ठीक है। इसमें ये नहीं लिखना जी इन्फेक्शन है अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, जस्ट राइट सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल होगा, तुम लोगों ने लिख देना है रिमूवल ऑफ द टीथ, उसमें ऑप्शन लिख दो सर्जिकल, नॉन सर्जिकल, ठीक है। इफ इंडिकेटेड सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है, इफ इसके अंदर ट्रीटमेंट प्लान के अंदर तो बातें ही वाली हैं कि बंदा OPG करा रहा है कि नहीं करा रहा। इसके अंदर देखो ना फ्लैप्स तो पूछे नहीं है, ये तो पूछा नहीं वार्ड्स इंसिजन क्या होता है, और ये तो पूछा ही नहीं है कि मतलब
किस तरीके से दांत को स्प्लिट करना है, ये तो लिखना ही नहीं है। कुछ दांत की कोई डिटेल्स नहीं है इसमें। डिटेल्स हैं कि पेशेंट की आपने CBCT OPG कराया कि नहीं कराया, आपने उसको नाइस गाइडलाइंस के थ्रू फॉलो कराया है। अब देखो ये सवाल जो था, जिस तरीके से मैंने जवाब दिया है, शायद आप लोगों में से मेरी असेसमेंट ये है कि जिस तरीके से मैंने जवाब बताया इस तरीके से शायद 2 या 3 बच्चे लिखते जवाब। ऐसे ही है मेरे ख्याल से। ज्यादातर बच्चे लिखते हैं इरिगेशन, ओपरक्युलेक्टमी, जो जो तुम लोग बोल रहे हो, जो जो माइंड में तुम लोग को आता। लेकिन इस बात को याद रखना, द वर्ड्स ट्रीटमेंट प्लान मीन्स history, clinical examination, radiological investigation, laboratory investigations if any, making a management plan। मैनेजमेंट करने के बाद उसके अगर टाइम है तो लिख दो कि फॉलो अप एंड देन मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। इफ यू हैव टाइम यू कैन राइट फॉलो अप भी कराओ पेशेंट का एंड मैनेज द कॉम्प्लिकेशंस इफ एनी। ठीक है जी, ये 2 सवाल डिस्कस हो गए यार, हमारा टाइम भी पूरा हो चुका है। हम इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह करते रहेंगे। अब हमारे पास 3 महीने बहुत टाइम है। जैसे जैसे आप लोगों को इसके अलावा और भी कोई आइडियाज़ हैं आप लोगों के, जैसे हम तैयारी करना चाहें मुझे बता देना। एक तो हमारा कोई प्लान बन रहा है आप लोगों के साथ ना वैसे भी कि क्या करना है जब आप लोग आओगे, तो इसके अलावा लेकिन यू कैन सिर्फ ये है, हमारे अगर हम तक बात रहे तो मुझे बता देना तुम लोग क्या क्या चाहते हो। इस तरह पेपर डिस्कशन ठीक है या हम लोग कुछ और करें, या कोई प्लान है कोई सर ये बहुत अच्छा आइडिया है पेपर डिस्कशंस का। हाँ इससे हमें कौन सा वो पता चल जाएगा फॉर्मेट की किस तरह से यूएचएस में हमारे पेपर चेक होते हैं, तो हम लोग उसी तरह पेपर अटेम्प्ट करेंगे फिर। जी, अब आप देखें ना क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग 1 भी काफी बच्चे डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन 2 इतना हलवा क्वेश्चन है और तुम लोग डिफरेंट तरीके से कर रहे थे इसको। बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी तो देखो ना 2 सवालों में हमारा पूरा लेक्चर निकल गया है। तो ये अगर हमने 5-6 सवाल 5-6 पेपर्स करने हैं तो दैट विल रिक्वायर एटलीस्ट गुड नंबर ऑफ लेक्चर्स, एटलीस्ट 10-15 लेक्चर तो लगेंगे ही लगेंगे इस पे। ठीक है, तो अटेंडेंस 7 ले लेगा और फिर अपलोड कर देगा ग्रुप पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कुछ आपका तो सर आपने शुरू में कहा था कि सर इनैमल वेट प्लास्टिक कीजिएगा, करेंगे। अभी रिलीव ना करें। हाँ उमर बोलो। हेलो सर, आपने कहा था कि इनैमल प्लास्टिक करेंगे यहाँ पर टीथ की, तो हाँ, देखो अब जब आपने नाइस गाइडलाइंस के बाद बताया तो उसमें तो नहीं आपने कहा। यू कैन राइट कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या लिखना है। यू विल राइट कि यू कैन अपर टूथ की इनेमलोप्लास्टी करेंगे, लोअर टीथ की यू विल डू क्लोरहेक्सिडेन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इरिगेशन। देन यू विल गिव पेशेंट को, अगर फीवर है तो पैरासीटामोल, अगर पेशेंट को पेन है तो एनी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंड माइल्ड क्योंकि पेरिकोरोनाइटिस है तो एंटीबायोटिक का कवर। ठीक है, ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है पेशेंट को जो तुम लोगों ने बतानी है। ठीक है, इनेमलोप्लास्टी लिखनी है जरूर अपर दांत, क्योंकि वो चीक बाइट कर रहा है ना। ओके सर। ठीक है, चलो शाबाश, हो गया जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट्स ले लूं। यार तूने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ओके सर, हो गया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।